इस्मत चुगतई और सादत हसन मंटो ये दोनों ही प्री पार्टीशन के काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर्स रह चुके हैं। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बट स्टिल जब हम इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही एक नोटिसेबल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सो हेलो एवरीवन, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे डॉक्टर वानी कुमार के साथ। मैम हेलो, मैं डॉक्टर वानी कुमार। मैं एक थिएटर एक्टर और एक स्टोरी टेलर हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मेरी कहानियाँ सुनी भी होंगी। जहाँ तक बात इस्मत चुगतई और सादत हसन मंटो की राइटिंग्स की है, तो पहली बात जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये दोनों ही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स रहे हैं। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन 1935 के अराउंड लंदन में फॉर्म हुई थी, जिसे इंडियन राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने ही फॉर्म किया था। इन दोनों ने 1930 से लेकर और 1950-55 के आसपास काफ़ी राइटिंग्स दी हैं हम सबको, जिसमें इन्होंने काफ़ी स्टोरीज़ लिखी हैं। जब हम सादत हसन मंटो की बात करते हैं तो सादत हसन मंटो की राइटिंग्स में ज़्यादातर हमें प्री पार्टीशन या पार्टीशन या जस्ट आफ्टर पार्टीशन के कैरेक्टर्स और उसके अराउंड उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो उसके अराउंड वीव हुई हैं सारी स्टोरीज़। उनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है तोबा टेक सिंह, जो बिल्कुल पार्टीशन के मतलब हो रहा है पार्टीशन और उसके अराउंड वो पूरी स्टोरी है। उसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं। जहाँ तक इस्मत चुगतई की बात है, इस्मत चुगतई ने कभी भी पार्टीशन या प्री पार्टीशन से रिलेटेड इवेंट्स या उसके अराउंड जो कुछ भी हो रहा था उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने कभी कोई स्टोरी नहीं लिखी। उन्होंने ज़्यादातर ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर स्टोरी लिखी है जिनसे हम बहुत रिलेट कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट डोर लड़की है, नेक्स्ट डोर लड़का है, तो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं उनके। लेकिन एक चीज़ जो दोनों के साथ कॉमन रही है वो ये कि दोनों ही हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं। क्योंकि इस्मत चुगतई ने एक स्टोरी लिखी थी लिहाफ, जिसमें उन्होंने बहुत ही अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सटल वे में, लेकिन बहुत ज़्यादा खुले तरीके से भी नहीं बताया था, बट उसमें पहली बार हमें शायद हम सबको ये मालूम हुआ था कि लेस्बियन लव भी कुछ होता है। तो उस स्टोरी में वो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था कि कैसे एक बेगम है और उनके यहाँ पे कोई काम करती हैं, तो उस तरीके से वो स्टोरी वोवन है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जहाँ इस्मत चुगतई औरतों को लेकर बात करती हैं तो वो ज़्यादातर उनकी स्टोरीज़ में जितनी भी हम कैरेक्टर्स के बारे में को देखते हैं, स्पेशली जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनका एक अपना माइंडसेट होता है। और उस टाइम का जो क्लास, कास्ट, रिलीजन, ये सब जो प्रिवेल करता था, जो ज़मींदारी प्रथा प्रिवेल करती थी, इस्मत चुगतई की बहुत सारी स्टोरीज़ उसके अराउंड हैं, और उससे हमें एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है कि उस टाइम पे सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती थी। उन इस्मत की स्टोरीज़ में हमें कहीं भी कुछ ऑब्सीन नहीं दिखता है। लेकिन जब हम मंटो की बात करते हैं तो मंटो की स्टोरीज़ में भी कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलेटेबल हैं, लेकिन मंटो की स्टोरीज़ ऑब्सीन हो जाती हैं। वो जब एक औरत को या एक अपनी एक प्रोटैगनिस्ट को जब वो डिस्क्राइब करते हैं तो वो मतलब कहा जा सकता है कि वो सब हदें पार कर देते हैं। तो उनकी स्टोरीज़ में थोड़ा सा एरोटिज़म भी होता है, जो इस्मत चुगतई की स्टोरीज़ में नहीं होता है। अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं तो ये भी कहा जाता था कि इस्मत चुगतई इज़ द फीमेल सादत हसन मंटो। बहुत से लोग ये भी कहते थे, लेकिन इस सब के बावजूद दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। कई लोगों को ये भी लगता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मज़े की बात ये है कि जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों शादीशुदा थे, तो उनके बीच में ऐसा कोई प्यार का रिश्ता नहीं था, बट ये था कि हाँ, दोनों अच्छे कोलीग्स थे, दोनों एक दूसरे की राइटिंग्स पसंद करते थे। सादत हसन मंटो से ज़्यादा उनकी वाइफ इस्मत की राइटिंग्स पसंद करती थी। तो एक बार सादत हसन मंटो ने ये भी कहा है कि मुझे तो इस्मत से प्रेम नहीं है, पर मेरी बीवी को उससे प्यार हो गया है। तो
यही उनकी राइटिंग्स की खासियत है कि हम जब भी दोनों की राइटिंग्स पढ़ते हैं, चाहे वो इस्मत हो या सादत हसन मंटो हो, हम हर एक चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं। हम उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। सो ये उनकी स्पेशलिटी है दोनों की। मैम, इनके कंट्रास्ट के बारे में तो हमने बात की है। क्या हम कोई ऐसी इनकी एक राइटिंग का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं? लाइक मैंने एक कहानी के बारे में जो कंट्रोवर्सी सुनी है सादत हसन मंटो की, वो है ठंडा गोश्त। उसके बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। एंड जब मैंने इसका डिपिक्शन एक मूवी के अंदर देखा था, तो आई कुड फील दैट जो उन्होंने स्टोरी में लिखा है और जो डिपिक्शन मूवी के थ्रू हुआ है, तो जो विजुअलाइजेशन था फॉर ऑब्वियस वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। बट व्हेन यू रीड इट एंड यू एक्सपीरियंस इट, आप अपने इमेजिनरी जो कैरेक्टर्स बनाते हैं उससे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ रियली डिफरेंट। तो वो एक स्टोरी जो थी वो मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करना चाहिए। जी ज़रूर। देखिए, ठंडा गोश्त भी पार्टीशन के अराउंड की ही स्टोरी है, और सिर्फ ठंडा गोश्त ही नहीं, इनकी एक और स्टोरी है बू। इसी तरह सिमिलर इनकी एक स्टोरी है काली शलवार। इस तरह की इनकी 3-4 स्टोरीज़ हैं जो बेहद, जब हम उन्हें पढ़ते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस होता है कि हमें ये दिखाई देता है उन स्टोरीज़ को पढ़ के, या ये महसूस होता है कि एक्चुअली में पार्टीशन के टाइम पे कितना कुछ झेला गया है। ना सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम्स ने झेला है, हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी हो, दोनों ने बहुत झेला है। और उनकी ये स्टोरीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी जहाँ देखिए उसमें एक पार्टीशन का दर्द तो आपको दिखता है, बट एट द सेम टाइम वो वो इरोटिज्म फिर आ जाता है उनकी स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं। तो इस वजह से उनकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं ना, वो इन स्टोरीज़ की वजह से वो एक कंट्रोवर्सी में घिर के रह जाते हैं। जी। और अगर वही हम इस्मत की बात करें तो इस्मत भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी स्टोरीज़ में सेक्सुअलिटी की बात नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑब्सीन तरीके से नहीं करती हैं उसको। जैसा कि आपने मेंशन करा अभी कि इस्मत चुगताई की जो राइटिंग थी उसके अंदर उन्होंने उस टाइम का जो इंडिया था वहाँ पे कास्ट, रिलीजन, क्लास, इन सब के कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कह लो कि इन सब का जो स्पेसिफिकेशन था उस टाइम पर, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने मेंशन किया है। तो उससे रिलेटेड कोई आपके पास ऐसा एक्सट्रैक्ट हो या आप एक एग्जाम्पलरी तौर पे कुछ बता सकें? जी बिल्कुल। देखिए, इस्मत चुगताई की राइटिंग्स में एक बहुत ही प्यारी कहानी है दो हाथ, जिसमें बहुत क्लियरली उस टाइम का जो सर्विस क्लास था, जब मैं सर्विस क्लास बोलती हूँ तो सर्विस क्लास से मेरा मतलब है जो निचले तबके का सर्विस क्लास होता है, जो हमारे घर से कूड़ा उठाता है, जो हमारे घर में साफ़ सफाई करता है। बहुत ही प्यारी कहानी है जो उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं इस्मत की। इस्मत चुगताई ने अपनी लाइफ सेंस के ही एक किस्से को अपनी एक किताब कागज़ी है पैरहन में भी लिखा है। बहुत ही प्यारा सा किस्सा है कि कैसे उनके पड़ोस में एक हिंदू फैमिली रहती है और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, पर जब त्यौहार आते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको वो एक किस्सा आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सुनिएगा, बहुत ही प्यारा है। तो वो लिखती हैं, एक और वाक़या मेरे बचपन का है जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। वालिद काफ़ी रोशन ख़याल थे, बहुत से हिंदू ख़ानदानों से मेल जोल था, यानी एक ख़ास तबके के हिंदू मुसलमान निहायत सलीके से घुले मिले रहते थे, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते। हम काफ़ी छोटे थे जब ही एहसास होने लगा था कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ज़रूर हैं। ज़बानी भाईचारे के प्रचार के साथ साथ एक तरह की एहतियात का एहसास होता था। अगर कोई हिंदू आए तो गोश्त वोश्त का नाम ना लिया जाए, साथ बैठकर एक मेज़ पर खाते वक्त भी ख्याल रखा जाए कि उनकी कोई चीज़ ना छू जाए। सारा खाना दूसरे नौकर लगाएं, उनका खाना पड़ोस का महाराज लगाए। बर्तन भी वहीं से मंगा लिए जाएं। अजब घुटन सी तारी हो जाती थी। बेहद ऊंची ऊंची रोशन ख्याली की बातें हो रही हैं, एक दूसरे की मोहब्बत और जानिसारी के किस्से दोहराए जा रहे हैं, अंग्रेज़ों को मुजरिम ठहराया जा रहा है, साथ साथ सब बुजुर्ग लरज़ रहे हैं।
कि कहीं बच्चे कि छूटे बैल हैं, कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे कि धर्म भ्रष्ट हो जाए। क्या हिंदू आ रहे हैं? पाबंदियां लगते देखकर हम लोग बोर होकर पूछते, खबरदार, चाचा जी और चाची जी आ रहे हैं, बदतमीजी की तो खाल खींचकर भूसा भर दिया जाएगा। और हम फौरन समझ जाते कि चाचा जान और चाची जान नहीं आ रहे हैं। जब वो आते हैं तो सीख कबाब और मुर्ग मुसल्लम पकता है, लौकी का रायता और दही बड़े नहीं बनते। ये पकने और बनने का फर्क भी बड़ा दिलचस्प है। हमारे पड़ोस में एक लाला जी रहते थे। उनकी बेटी से मेरी दांत काटी रोटी थी। एक उम्र तक बच्चों पर छूत की पाबंदी लाजमी नहीं समझी जाती। सुशी हमारे यहाँ खाना भी खा लेती थी। फल, दाल मोट, बिस्किट में इतनी छूत नहीं होती, लेकिन चूंकि हमें मालूम था कि सुशी गोश्त नहीं खाती, इसलिए उसे धोखे से किसी तरह गोश्त खिला के बड़ा इत्मीनान होता था। हालांकि उसे पता नहीं चलता था, मगर हमारा ना जाने कौन सा जज्बा तसल्ली पा जाता था। वैसे दिन भर एक दूसरे के घर में घुसे रहते थे, मगर बकरीद के दिन सुशी ताले में बंद कर दी जाती थी। बकरे अहाते के पीछे टट्टी खड़ी करके काटे जाते। कई दिन तक गोश्त बढ़ता रहता। उन दिनों हमारे घर से लाला जी से नाता टूट जाता। उनके यहाँ भी जब कोई त्योहार होता तो हम पर पहरा बिठा दिया जाता। लाला जी के यहाँ बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था। जन्माष्टमी थी। एक तरफ कढ़ा चढ़ रहे थे और धड़ाधड़ पकवान तले जा रहे थे। बाहर हम फकीरों की तरह खड़े हसरत से तक रहे थे। मिठाइयों की होशरुबा खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी। सुशी ऐसे मौक़ों पर बड़ी मजहबी बन जाया करती थी। वैसे तो हम दोनों 12 एक ही अमरूद बारी बारी दांत से काट कर खा चुके थे, मगर सबसे छिपकर। भागो यहाँ से, आते जाते लोग हमें धुतकार जाते। हम फिर खिसक आते। फूले पेट की पूरियां तलते देखने का किस बच्चे को शौक नहीं होता। अंदर क्या है? मैंने शौकी से पूछा। सामने का कमरा फूल पत्तों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अंदर से घंटियां बजने की आवाजें आ रही थी। जी में खुदबुद हो रही थी। हाय अल्लाह, अंदर कौन है? वहां भगवान बिराजे हैं। सुशी ने गुरूर से गर्दन अकड़ाई। भगवान? मुझे बेइंतहा एहसासे कमतरी सताने लगी। उनके भगवान क्या मजे से आते जाते हैं। एक हमारे अल्लाह मियाँ हैं, ना जाने कहाँ छिप कर बैठे हैं। ना जाने कौन सी रग फड़की की फकीरों की सफ से खिसक के मैं बरामदे में पहुंच गई। घर के किसी फर्द की नज़र ना पड़ी। फर्द यानी कि किसी भी आदमी की मुझ पर नज़र ना पड़ी। मेरे मुंह पर मेरा मजहब तो लिखा नहीं था। उधर से एक देवी जी आरती की थाली लिए सबके माथे पर चंदन चावल चिपकाती आईं। मेरे माथे पर भी लगाती गुजर गई। मैंने फौरन हथेली से टीका छुटाना चाहा, फिर मेरी बदजाती आड़े आ गई। सुनते थे जहां टीका लगे उतना गोश्त जहन्नम में जाता है। खैर, मेरे पास गोश्त की फरावनी थी, मतलब मेरे पास बहुत गोश्त था। इतना सा गोश्त चला गया जहन्नम में तो मैं कौन टोटा हो जाएगा, तो मुझ में कौन टोटा हो जाएगा। नौकरों की सोहबत में बड़ी होशियारियां आ जाती हैं। माथे पर सर्टिफिकेट लिए मैं मज़े से उस कमरे में घुस गई जहां भगवान बिराज रहे थे। बचपन की आंखें कैसे सुहाने ख्वाबों का जाल बुन लेती थी। घी और लोबान की खुशबू से कमरा महक रहा था। बीच कमरे में एक चांदी का पलना लटक रहा था। रेशम और गोटे के तकियों और गद्दों पर एक रुपहली बच्चा लेटा झूल रहा था। क्या नफीस और बारीक काम था। नफीस यानी कि बहुत ही बारीक, बहुत ही सुंदर काम था। बाल बाल खूबसूरती से तराशा गया। गले में माला, सर पर मोर पंखी का मुकुट। और सूरत इस गजब की भोली, आंखें जैसे लहकते हुए दिए। जिद कर रहा है मुझे गोदी में ले लो। हौले से मैंने बच्चे का नरम गरम गाल छुआ। मेरा रुआं रुआं मुस्कुरा दिया। मैंने बेइख्तियार उसे उठाकर सीने से लगा दिया। एकदम जैसे तूफान फट पड़ा और बच्चा चीख मारकर मेरी गोद से उछलकर गिर पड़ा। सुशी की नानी माँ का मुंह फटा हुआ था। चाची जी ने झपट कर मेरा हाथ पकड़ा, भगाती हुई लाई और दरवाजे से बाहर मुझे मरी हुई छिपकली की तरह फेंक दिया। फौरन मेरे घर शिकायत पहुंची कि मैं चांदी के भगवान की मूर्ति चुरा रही थी। अम्मा ने सर पीट लिया और फिर मुझे भी पीटा।
वो तो कहो अपने लाला जी ने ऐसे भाईचारे वाले मरासिम थे, इससे भी मामूली हादसों पर आजकल आए दिन खून खराबे होते रहते हैं। मुझे समझाया गया कि बुत परस्ती गुनाह है। महमूद गजनवी बुत शिकन था। मेरी खाक समझ में ना आया। मेरे दिल में उस वक्त परस्तिश का एहसास भी पैदा ना हुआ था। मैं पूजा नहीं कर रही थी, एक बच्चे को प्यार कर रही थी। My God. तो आपने देखा कि कैसे कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये डिस्क्राइब कर दिया, हमें ये बता दिया कि वैसे तो वो दोस्त हैं, आना जाना है, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो एक हिंदू मुसलमान के घर नहीं जा सकता और एक मुसलमान हिंदू के घर नहीं जा सकता। लाइक जो ये मुद्दा था, आजकल अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट जिस तरीके से अगेन जो राइटिंग स्टाइल है, जो राइटिंग पैटर्न है, कितना लाइट हार्टेडली एंड कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने इस चीज़ को डिपिक्ट किया है अपनी पूरी राइटिंग में। जो भी ये एक्सट्रैक्ट था उसके अंदर जो लिखा उन्होंने, जिससे अगर मैं भी सुन रही थी तो हमें कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड ऐसा फील नहीं हुआ कि वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ रह के भी कितने डिफरेंट थे, या फिर जो भी बड़ों का गुस्सा था उनके लिए। इस चीज़ पे हमारा ध्यान ना जाते हुए हमारा एक इनोसेंट बच्चे के ऊपर ध्यान गया, चाहे वो अपनी फ्रेंड की बात कर रहे थे या अपनी ही बात कर रहे थे। कैसे एक बचपन का जो दौर होता है उसमें एक बच्चा धर्म और जो भी कास्ट है, क्लास है, उनसे बिल्कुल लाइक वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, या फिर कहिए कि समझना चाहते नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला जो पार्ट होता है सबसे ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि आप कितने इनोसेंट होते हो, एंड ऐसी चीज़ें जो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, उसको आप जब पढ़ते हो तो आप खुश हो जाते हो, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ इनोसेंस आपको पता चलती है। देखिए, इनकी कहानियों में हम जितना भी कंटेंट पढ़ते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स से रूबरू होते हैं, वो कैरेक्टर्स आज भी हमारे बीच में हैं। आज भी आप देखिए, एक छोटे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है या वो क्रिश्चियन है, या वो किसी सफाई करने वाले का बच्चा है या वो किसी बहुत अमीर आदमी का बच्चा है। अगर वो पार्क में एक दूसरे से मिलेंगे तो वो वैसे ही खेलेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम इन राइटर्स से बहुत रिलेट कर पाते हैं। इनकी हर राइटिंग में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं। जैसे इसमें चुगताई की एक बहुत ही प्यारी कहानी है भाभी, जिसमें उन्होंने उस टाइम के एक तरह से कहा जा सकता है मैरिज इंस्टीट्यूट के बारे में बात की है। और अगर हम वो कहानी पढ़ते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो एक औरत है जो घर में ब्याह कर आई है और अब उसके बच्चे हो गए हैं, तो वो ऑब्वियसली अब वो वैसी पतली नहीं रही जैसे वो जब ब्याह कर आई थी, अब वो थोड़ी मोटी हो गई है। और कैसे अब उसके भाई का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा उसमें नहीं है, अपनी वाइफ में नहीं है, और इतने में उनकी पड़ोस में कोई रहने आ जाता है, एक और लड़की रहने आती है, तो जो घर का जो मर्द है, जो उस भाभी का जो पति है, वो उसकी तरफ कैसे आकर्षित हो जाता है। और कैसे घर के बाकी लोग भी, क्योंकि वो घर का इकलौता ऐसा आदमी है जो कमाता है, जो घर चलाता है, तो सब उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आप देखिए, हमारे आसपास आज भी ऐसे बहुत से किस्से हमें देखने को मिलते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारी फैमिलीज़ में आए दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता रहता है। तो बिल्कुल उनकी जो राइटिंग्स हैं आज के, ना सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम आज का पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखें तो आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी जिस तरह से हम खास करके आजकल बिकॉज इलेक्शंस का माहौल है और हमारे देश में अभी इस समय बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीजन की राजनीति हो रही है। तो सेम चीज़ तब भी थी और सेम चीज़ अब भी है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं ऐसे इनको तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है, हम बहुत रिलेट कर पाते हैं। ये उस समय के राइटर्स हैं जो गंगा जमुना तहजीब होती है एक, उसको बहुत ज़्यादा उसको पोर्ट्रे करते हैं। तो बेसिकली गंगा जमुना तहजीब ये होती है कि जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स का कल्मिनेशन होता है। तो आप देखिए, इनकी कहानी में आपने जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की खूबसूरती के बारे में बताया, तो जैसे आपने सही कहा कि जब हम वो किस्सा सुन रहे थे, हमें बाकी जब जैसे ही वो कृष्ण का डिस्क्रिप्शन आया, हमारे आंखों के सामने सिर्फ वो एक चेहरा
घूम रहा था। ऐसे बहुत से राइटर्स हैं, इस्मत चुगताई और मंटो के साथ साथ ऐसे और भी बहुत राइटर्स हैं जो इस तरह की राइटिंग्स लिखते हैं और आज भी ये बहुत रेलेवेंट है।